मंगल कोचिंग्स में आपका स्वागत है। और आपका टॉपिक चल रहा था संविधान में भाग 1 संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। तो देखो, मैंने आपको अनुच्छेद 1 पढ़ाया, मैंने आपको अनुच्छेद 2 पढ़ाया, मैंने आपको अनुच्छेद 3 पढ़ाया। तो आज हमें बात करनी है अनुच्छेद 4 पर। तो देखो, अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन की गई विधि नहीं समझी जाएगी। तो अनुच्छेद आपकी बात करते हैं, अनुच्छेद आपका 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 4 ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। तो देखो, अनुच्छेद 4 कहता है संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। देखो, आप लोग सब जानते हो कि भाई मैंने आपको बताया था उस दिन के अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की अगर भारत में किसी अन्य देश के भूभाग को शामिल करना होता है तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है और उसमें संविधान का साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। अब देखो, जब बात करते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत देखो संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। एक होता है आपका साधारण बहुमत के द्वारा, एक होता है आपका विशेष बहुमत द्वारा और एक आपका होता है विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों के अनुमोदन द्वारा। ठीक है। तो देखो, अनुच्छेद 368 कहता है कि भाई अगर संविधान में विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों के अनुमोदन द्वारा संशोधन किया जाता है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भाई अगर भारत में किसी अन्य देश के भूभाग को शामिल करना है तो वो आपका होता है साधारण बहुमत के द्वारा। तो कहीं ना कहीं देखो, संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है। और यही बात इस अनुच्छेद ने बताई है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। क्यों? क्योंकि साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन होता है तो उसको अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाता। तो आप लोग इसको समझ सकते हो, 1-2 बार वीडियो को देखना, आप इसको समझ जाओगे। अब देखो, बात करते हैं आपकी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अब आपका हेडिंग है भाषाई आधार पर राज्यों का
पुनर्गठन। ठीक, देखो आप लोग सब जानते हो कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत में लगभग आपकी 562 देसी रियासतें थी। कि जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत में लगभग 562 देसी रियासतें थी। लेकिन आप लोग ये जानते हो कि भाई 559 जो देसी रियासतें थी ये स्वेच्छा से भारत संघ में शामिल हो गई थी, लेकिन 3 देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करना मुश्किल हो गया था। जैसे आप लोग जानते हो कि जम्मू एंड कश्मीर JNK, तो आप लोग जानते हो कि JNK को 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत संघ में शामिल किया गया था। तो देखो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू कश्मीर को भारत संघ में शामिल किया गया था। उधर बात करते हैं अब आपका हैदराबाद। देखो आप लोग सब जानते हो कि भी हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई के आधार पर भारत संघ में शामिल किया गया था और इसको आपका 29 नवंबर 1947 ईस्वी को भारत संघ में शामिल किया गया। तो हैदराबाद को 29 नवंबर 1947 ईस्वी को भारत संघ में शामिल किया गया था। तो इसको ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई के आधार पर भारत संघ में शामिल किया गया था। उसके बाद बात करते हैं जूनागढ़। देखो आप लोग जानते होंगे जूनागढ़, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जूनागढ़। तो जूनागढ़ में बोबी साम्राज्य का शासन था और आप लोग जानते हो कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर 20 फरवरी 1948 ईस्वी को भारत संघ में शामिल किया गया था। तो ये सवाल आपको पूछ लेता है कि भाई जनमत संग्रह के आधार पर भारत संघ में शामिल होने वाली देसी रियासत का क्या नाम था, तो आपको बताना है जूनागढ़। तो जनमत संग्रह, ऑपरेशन पोलो और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद इन रियासतों को भारत संघ में शामिल किया गया था। तो तीनों की तीनों आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो बात कर लेते हैं कि भाई जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसकी आजादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग शुरू हो गई थी। और जब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग शुरू हुई तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने SK धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत का गठन किया 27 नवंबर 1947 ईस्वी को। ठीक है, तो आपको सवाल पूछ लेता है कि भाई भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपको बता देना होता है कि 27 नवंबर 1947 ईस्वी को। तो देश आजादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग प्रारंभ हो गई थी। इसी के मद्देनजर इसी को देखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न्यायमूर्ति SK धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। तो भाषाई सवाल आपको इम्पोर्टेंट पूछता है, भाषाई प्रांत आयोग। तो देखो इसका गठन हुआ था आपका 27 नवंबर 1947 ईस्वी को। और इस भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष SK धर थे। तो आपको सवाल पूछ लेता है कि भाई इनमें से किसकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ, तो आपको बताना है SK धर। और ये आपका 4 सदस्यीय प्रांत आयोग था। ठीक, अब देखो इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी, अपनी रिपोर्ट पेश की 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। 1948 ईस्वी को। तो भाषाई प्रांत आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के
पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। और इस आयोग ने कहा कि वे प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक क्षेत्र, वित्तीय एवं विकास के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस आयोग ने खुद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अब इस प्रांत आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए कांग्रेस कार्यकारी समिति ने जेबीपी समिति का गठन किया। जेबीपी समिति का गठन किया। तो देखो जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। बी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब है पट्टाभी, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, कि जो भाषाई प्रांत आयोग था इसी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए कांग्रेस कार्यकारी समिति ने जेबीपी समिति का गठन किया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1949 ईस्वी को। और इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो देखो इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया और भाषाई प्रांत आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया। ठीक है, तो देखो उधर क्या हो जाता है अब कि तेलुगु भाषियों के लिए पोट्टी भी श्री रामुलु ने 56 दिन आमरण अनशन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब तेलुगु भाषियों के लिए पोट्टी श्री रामुलु कि तेलुगु भाषियों के लिए पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया, जिसकी 56 दिन बाद मृत्यु हो जाती है और वो होती है 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को। कि तेलुगु भाषियों के लिए पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया, जिसकी 56 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। ठीक, तो सवाल पूछ लेता है कि भाषा के आधार पर भारत में गठित होने वाला पहला राज्य, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश। तो देखो जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश और ये तेलुगु भाषियों के लिए इसका गठन किया गया था। देखो जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ भाषा के आधार पर, वैसे ही भारत में और भी राज्यों की मांग होने लगी। जब और भी राज्यों की मांग होने लगी, इसी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली की अध्यक्षता में, आप बताओगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जानेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की। जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, वैसे ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और तेज हो गई। तो तभी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। तो आपको सवाल पूछ लेता है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन आपका हुआ था 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी। तो देखो इस आयोग में कुल मिला के 3 मेंबर थे। ठीक, अब इस आयोग के अध्यक्ष आप बताओगे न्यायमूर्ति फजल अली। अन्य
अन्य मेंबर के एम पन्नेकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवाल बहुत पूछता है, के एम पन्नेकर और आपका हृदयनाथ कुंजरू। ठीक, तो देखो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन आपका 1953 ईस्वी में हुआ था और इस आयोग में कुल मिला के 3 मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे और इसके अन्य मेंबर के एम पन्नेकर एवं हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक, अब देखो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, 1955 ईस्वी में। तो इस आयोग ने अपनी सिफारिश पेश की कि भारत को 16 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाना। तो इसने बताया कि भारत को 16 राज्यों प्लस 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए। अब देखो इसी आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारतीय संसद में पारित किया गया। तो राज्य, ये आपका सवाल बहुत पूछता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी संसद में पारित हुआ और इसी अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी हुआ। तो देखो इस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारतीय संसद में पारित हुआ और इसी अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ और इसी संशोधन के तहत भारत में जो 4 श्रेणी क्रम थे ABCD, उनको समाप्त करने के बाद भारत को 14 राज्यों प्लस 5 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भारत में श्रेणी क्रम को समाप्त करने के बाद समस्त भारत को 14 राज्यों एवं 5 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो आपको ये सवाल भी आपका यहाँ पे पूछ लेता है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, इसके 2 मेंबर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपको पूछ लेता है। ठीक है, और भारत में 14 राज्य एवं 5 संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में आए। तो आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में गोवा के बारे में बताया था, लेकिन आप लोग जानते होंगे पांडिचेरी के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो पांडिचेरी है, कि पांडिचेरी जो आपका है, तो पांडिचेरी पे फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो 1954 ईस्वी में पांडिचेरी, यनम, माहे और कारिकल को भारत में शामिल किया गया। उसके बाद देखो संविधान का 14वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी हुआ और पांडिचेरी को भारत का 6वां संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया था। तो आपको ये भी याद कर लेते हैं। अब देख लेते हैं भाई कि भारत में और कौन सा राज्य कब अस्तित्व में आया। ठीक है, तो एक तरफ यहाँ पे बात कर लेते हैं राज्य की और यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी वर्ष की। देखो 15वां राज्य बना आपका गुजरात, और गुजरात आपका अस्तित्व में आया 1960 ईस्वी को। ठीक, उसके बाद 16वां आपका राज्य बना नागालैंड, और देखो नागालैंड अस्तित्व में आया 1963 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद 17वां राज्य आपका बना
हरियाणा, और हरियाणा 1966 ईस्वी में अस्तित्व में आया। उसके बाद 18वां राज्य बना आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में अस्तित्व में आया, ठीक है। उसके बाद आपका 19वां, 20वां और 21वां। देखो 19वें की जब बात करेंगे हम लोग तो 19वां हमारा राज्य बना आपका मेघालय, मेघालय। उसके बाद आपका बना मणिपुर, ठीक। उसके बाद बना आपका गोवा, ठीक। और तीनों राज्य अस्तित्व में आए आपके 1987 ईस्वी में, ठीक है। 1987 सॉरी 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में ये आपके ये राज्य अस्तित्व में आए। देखो उसके बाद 22 करते हैं, आपकी 22वां राज्य है। देखो 22वां हमारा कौन सा है? सिक्किम है, सिक्किम। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सिक्किम बना आपका 1975 ईस्वी में। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 35वें और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 22वां, ठीक है। उसके बाद करते हैं 23, 24, आपका 25। यहाँ पे बात करोगे आप लोग मिजोरम, मिजोरम। उसके बाद करोगे आप अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बात करोगे आप गोवा, ठीक है। और तीनों राज्य अस्तित्व में आए थे आपके 1987 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 26, 27, 28 और 29। वो 26वां आपका छत्तीसगढ़ है। और आप लोग जानते हो कि भाई छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया आपका 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, कि ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड आपका अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद आपका आ जाता है झारखंड। तो देखो झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 29वां राज्य बना आपका तेलंगाना, तेलंगाना। और तेलंगाना आपका ये बना 2 जून 2014 को, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद जानते हो कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और आपके 8 संघराज्य क्षेत्र हैं। कि भाई जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उसका समाप्त करने के बाद 2 संघराज्य क्षेत्र बनाए गए। एक का नाम लद्दाख और दूसरे का नाम आपका जम्मू कश्मीर। उधर दादर नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मिला दिया गया। तो वर्तमान में भारत में कितने आपके 28 राज्य और आपके 8 संघराज्य क्षेत्र है। देखो एक नोट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आप लोग जानते हो कि भाई जो दिल्ली आपका संघराज्य क्षेत्र है कि संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी के द्वारा कि दिल्ली जो संघराज्य क्षेत्र है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा इतना ही। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखे सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।